चलो, तो फाइनली हम लोग अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है। अरे हो जाती हैं कभी कभी गलतियां भाई, कोई बात नहीं। नो वॉइस, अब आ रही है आवाज? ऑल क्लियर? तो फैकल्टी तो वैसे भी सही था, बस पीछे का बैकग्राउंड चला गया था, मतलब गलत था, तो बैकग्राउंड भी हमने सही कर दिया है। फाइनली फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 आज का हमारा टॉपिक है। तो अभी तक हम लोग पार्ट 1 यार हाँ सिटीजनशिप और ये सब देख चुके हैं, एंड पार्ट 1 देख चुके हैं। तो आज हम लोग चलेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले हम लोग कल जब बात कर रहे थे, मतलब लास्ट क्लास में हमने जो भी बात की थी वो की थी हम लोगों ने आर्टिकल 19 के बारे में, क्योंकि यहीं से हम लोग आगे चल रहे थे। इससे पहले वाला जो हमारा राइट टू इक्वालिटी था वो हम लोग देख चुके हैं। इक्वालिटी कहां कहां पर देखी हम लोगों ने? इक्वालिटी हर स्तर पर देखी, ठीक है। कानून के समक्ष हम लोगों ने इक्वालिटी देखी, कानून के साथ साथ बाकी स्तरों पर भी अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे भी हम लोगों ने इक्वालिटी देखी। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा लोगों के औसतन, मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें भी लोगों के बीच में किसी तरह का एक तरह का बोला जाए दीवार ना खड़ी हो जाए, है ना, कि ये बड़ा है, ये ऊंचा है, इसके साथ ये सरनेम है, इसके साथ ये सरनेम है, उस चीज को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। जब हम लोग लोगों को इक्वालिटी पर लेकर आ जाएंगे तब क्या देंगे? उनको फ्रीडम देंगे, एक जैसी फ्रीडम, है ना। लोगों को क्या मिलेगा? एक जैसी फ्रीडम मिलेगी। जब एक जैसी फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? आर्टिकल 19 आता है। क्या आता है? आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 में हम लोगों ने कई सारे राइट्स पढ़े थे, मैंने आपको बताए भी थे, जिसमें से सबसे पहले आपको क्या बताया था? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट। सबसे पहला अधिकार क्या मिला आपको? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, तो वो आपके सामने है, ठीक है। खुद की अभिव्यक्ति का अधिकार। हाँ अर्पण सर, अच्छा, अरे यार वो मैनुअली लगाया हुआ, मैं क्लास कर लेता हूँ यार, वैसे ही हमारा बहुत सारा टाइम चला गया यार, 10 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे पहले अधिकार दिया जाता है, जिसे आप लोग कहते हो अभिव्यक्ति। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था? आप जैसे चाहे वैसे अपने वर्ड्स एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, जैसे चाहे अपने वर्ड्स एक्सप्रेस कर सकते हो। अब राइट टू स्पीच आपको मिलेगा कैसे? एक्सप्रेशन आपके पास आएगा कैसे? जब आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन होगा, हाँ या ना? होगा ना। आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप एक्सप्रेस क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी आंखा का नहीं सीखा होता, आपने कभी ABCD नहीं सीखी होती, है ना, तो क्या आपको भाषा का ज्ञान होता, लैंग्वेज का पता होता? क्या आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? सीधी सिंपल सी बात। दूसरी चीज क्या आती है? असेंबली द पीसफुल विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के क्या सम्मेलन करना, तो ये हम लोगों ने देख लिया था, इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, ठीक है। किसी भी तरह का प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हो, बट विदाउट आर्म्स। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, क्या दिया था एग्जांपल? आपको एग्जांपल क्या दिया था इसका? फार्मर्स लॉ का बताया था आपको। आपको एग्जांपल दिया था इसमें एक, कौन सा एग्जांपल दिया था आपको इसमें? एक कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने इसमें आपको? एक इसके अलावा CAA प्रोटेस्ट बताया था। तो प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट वो कैसा होना चाहिए? विदाउट आर्म्स होना चाहिए, हथियारों के विरुद्ध के बिना होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है? एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार, कि आपको कंप्लीट राइट है क्या? एसोसिएशन बनाने का, यूनियंस बनाने का, ठीक है। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है ना। क्लियर है? आप इसका भी एग्जांपल आपको पता है, क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको, है ना। कुछ ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि वो ग्रुप्स, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपके देश के, आपकी सोवर्निटी के अगेंस्ट ना हो, आपके देश के, आपकी सोवर्निटी के अगेंस्ट ना हो। क्लियर है? फिर आता है टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया
भारत की सीमाओं में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, पर हर एक चीज की क्या है, एक सीमा है, हर एक चीज की एक क्या है, नियम कायदा कानून है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको, भाई जिस टाइम पर आपका स्कूल होता है उसी टाइम पर जाओगे, ये तो नहीं कहोगे ना मेरी मर्जी मैं जब चाहे तब आऊं जब चाहे तब जाऊं, ऐसा तो नहीं करोगे। एक डिसाइडेड टाइम होगा, उसी टाइम पर आओगे उसी टाइम पर जाओगे, है ना। सेम रिसाइड एंड सेटल इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट कहां, भाई आप भारत की सीमा में कहीं पर भी घर ले सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, बट कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आपको परमिट नहीं है, जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया थे मैंने आपको बताए थे, है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, है ना। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज जो बताए हैं, ठीक है, तो उन एरियाज में आप ऐसे नहीं जा सकते। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी द एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, तो ये भी आपको बता दिया था, है ना। फाइनली पढ़ते हैं यहां से आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। अब अपराध इन केस कोई करता है, कोई भी पर्सन अगर मान लो माना जाता है कि भाई इसने अपराध किया है ना, ऑफेंस किया है, तो वो ऑफेंस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो सिद्ध ना हो जाए। आप उससे पहले तो किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं मानोगे, बट होता क्या है, होता क्या है कि हम लोग क्रिमिनल मान लेते हैं सामने वाले आदमी को कि उसने ये किया है, उसने ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है, तो ये क्रिमिनल है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका बहुत अच्छा ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग भी हैरान रह जाओगे, तुम लोग लिटरली हैरान रह जाओगे। आप सब लोग यहाँ पर हो, आप सब लोगों ने एक केस सुना है अभी रिसेंटली, ठीक है, मेघालय में एक मर्डर केस सुना तुम लोगों ने, है ना। एक महिला जिसने अपने पति की ड्यूरिंग हनीमून क्या कर दी, हत्या कर दी। सब कुछ सामने है, सब कुछ क्लियर है, मीडिया में सब कुछ सामने आ गया है, हम लोगों के सामने आ चुका है, बट कोर्ट में इस चीज को साबित कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लिटरली कोर्ट में इसको साबित कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। सेम आप में से कई लोगों ने सुना होगा अतुल सुभाष वाला केस, एक एआई इंजीनियर, सुना है ना नाम, एआई इंजीनियर बेंगलोर में जॉब कर रहा था, बहुत बढ़िया, गाजी वो जौनपुर का, सुना होगा ना केस। उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस डाला कि मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, सब कुछ किया। उसने एक पूरा वीडियो बनाया, अपने बच्चे के लिए भी मैसेज डाला, ये बोला कि जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए तब ये मैसेज उस तक पहुंचाना है, सारी चीज़ें उसने बता के डाली। सोचो उसके बाद भी वो फीमेल बिल्कुल फ्री है। इवन उल्टा उस फीमेल ने उल्टा केस कर दिया है यहां पर, एग्जैक्टली बिल्कुल उल्टा केस कर दिया, पता है, अतुल सुभाष की फैमिली के ऊपर, उसकी आधी प्रॉपर्टी को लेकर राइट्स के लिए बोल दिया, बहुत सारी चीजें कर दी हैं, ठीक है। तो तब तक आप किसी भी पर्सन को दोषी नहीं बोल सकते जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति के पास क्या, इसके प्रति संरक्षण का अधिकार है। क्या है, संरक्षण का अधिकार है, एक तरह का प्रोटेक्शन है। क्या है, प्रोटेक्शन है। निर्भया केस तो बेटा फिर भी अलग है, निर्भया केस में तो फिर भी पता चल गया। अब यहां पर एक और केस आता है, तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी सेक्टर 36, नोएडा में एक केस हुआ था सेक्टर 36, सुना होगा तुम लोगों ने, जिसमें एक जो पर्सन था उसका नौकर मिलकर आसपास के जो बच्चे होते थे उनको पकड़ के मार के खा जाते थे, उनका यौन शोषण करते थे। कई सालों के बाद जब उस केस का रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट यह आया कि वो पर्सन इस केस में दोषी नहीं साबित होता। क्यों, सबूतों की कमी है। क्या, सबूतों की कमी है, क्लियर है। तो जब तक सिद्ध ना हो जाए कि कोई भी पर्सन यहां पर दोषी है, तब तक आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, दोषी नहीं बोल सकते। बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ।
तो जब तक ये चीज साबित नहीं हो जाती तब तक आप उसको दोषी नहीं बोल सकते। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन अ वन। किसी भी पर्सन को किसी भी चीज की सजा एक बार से ज्यादा नहीं दी जा सकती। एक बार से ज्यादा किसी भी पर्सन को किसी भी चीज की सजा नहीं दी जा सकती। मतलब आपको अगर एक बार आपने चोरी की, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम चोरी की किसी एक घर में, हाउस नंबर 1 में आपने चोरी की थी, तो चोरी करने की आपको सजा मिली 6 मंथ की। अब इसी घर में अगर आपने दोबारा चोरी की तो दोबारा सजा मिलेगी, पर सेम टाइम पे इसी चीज के लिए दोबारा सजा नहीं हो सकती। तो एक बार जो सजा हो गई वो हो गई, सेम चीज के लिए आपको दोबारा सजा नहीं हो सकती, है ना। हाँ, आप बाहर आकर फिर से क्राइम कर दोगे तब तो अलग बात है, तब तो फिर से सजा होगी, वरना नहीं हो सकती। फिर क्या कह रहा है, नो पर्सन एक्यूज्ड फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपाइल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम गवाही दो, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को उसके अगेंस्ट, मतलब अपने अगेंस्ट खड़ा नहीं कर सकते, उसको धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते कि भाई तू गवाही दे, बोल तूने किया है क्राइम। क्यों कोई बोलेगा? कोई मानता है क्या? नहीं मानता ना, कोई नहीं मानता। सोचो, इंडिया में अफजल गुरु तक के लिए तो ये था कि वो कन्विक्ट नहीं है। लिटरली सोचो, अफजल गुरु तक के लिए था कि वो कन्विक्ट नहीं है, अफजल गुरु जैसा पर्सन, ठीक है। और सोचो कितना चालाकी के साथ ब्रेन वॉश कर रहा है पर्सन का, लोगों का। वो कह रहा है कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, ना ही मैं गलत हूं, मैं सिर्फ देश में जो गलत हो रहा है उस गलत के अगेंस्ट में आवाज उठा रहा हूं। समझे? सामने वाला पर्सन भी बोल रहा, हाँ यार ये तो रेवोल्यूशनरी टाइप का आदमी है भाई, ये तो रेवोल्यूशनरी टाइप का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है यार, ही वाज सो एजुकेटेड, ही वाज सो हम्बल, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो ऐसा काम करे? नो, वो तो बस गलत के अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट ये सब किया है। ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, सॉफ्टली ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में विटनेस लेकर आने पड़ेंगे जो ये चीज साबित कर सके, जो ये चीज साबित कर सके। और वो साबित करवाना भी बड़ा मुश्किल है ना। हर आदमी को लगता है यार मैं बोलूंगा पता नहीं मेरे अगेंस्ट में ना हो जाए, कहीं मैं बोलूंगा कहीं मेरे अगेंस्ट में ना हो जाए। तो ये चीजें बड़ी सीरियस है। तो आर्टिकल 20 क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकार देता है। अब आर्टिकल 20 एक ऐसा राइट है ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्या ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये एक ऐसा राइट है जिसे आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ड्यूरिंग इमरजेंसी भी आर्टिकल 20 क्या रहेगा आपके लिए, वैलिड रहेगा। मतलब आप इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 को खत्म नहीं कर सकते। फिर आता है आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक सुंदरता। हर किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ है और उसकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, तो उन सभी को क्या है, कंप्लीट एक फ्रीडम मिलनी जरूरी है ना। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या आपको कंप्लीट एक फ्रीडम मिलनी जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई चॉइस, इट्स हर चॉइस बोलते हैं ना, सुना होगा ना मीम। एग्जैक्टली कानून बोलता है कि ये इसकी लाइफ है, इसकी चॉइस है, वो जो चाहे वो करे, वो जो चाहे वो करे, ठीक है। बट अब यहां पर भी एक सबसे बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अधिकार नहीं दिया जाता इसके अंतर्गत, कौन सा? आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया जाता। किसका? आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया जाता।
क्या आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया जाता। अब सीधी सी बात है भाई, क्यों दिया जाएगा आत्महत्या का अधिकार? आप एक तरह से देखा जाए देश के एसेट हो, है ना। आप क्या पता अगर आप जीवित रहोगे देश के लिए कितने बड़े बड़े काम करोगे। आत्महत्या का अधिकार किसी को नहीं है। हम लोग आत्महत्या क्राइम की तरह से ट्रीट करते हैं। अतुल सुभाष ने किया जो अपने साथ, ठीक है, मेंटली परेशान होकर जिस भी वजह से किया, हम मानते हैं वो परेशान था, बट उसने जो किया वो गलत है कानून की नजर में। और बात भी सही है, अगर अतुल सुभाष जीवित होता तो आज के टाइम पर ना जाने कितने अच्छे आईटी वो एआई सॉफ्टवेयर्स तैयार कर रहा होता, कितनी बड़ी बड़ी मेजर एप्लीकेशंस तैयार कर रहा होता, आईटी सेक्टर में पता नहीं कितना बड़ा योगदान दे रहा होता वो व्यक्ति। तो उस पर्सन ने गलत किया वो एक अलग बात है, उसके पीछे की इंटेंसिटी क्या थी, क्या रीजंस थे, वो बात की बात है, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं, हमें समझना यहां पर है। तो आपको आपको क्या करने का अधिकार है भाई? नैपकिन तो आ गए, पानी मंगवाया था गर्म। हाँ तो वही तो लोग करते हैं, गलत करते हैं ना। तो आपकी अपनी जीवन है, आपका अपना अधिकार है, आप जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर भी एक चीज है, आज के टाइम पर पहले होता था कि इनकेस अगर आप आत्महत्या करते थे तो आपको अराउंड 2 इयर्स तक की पनिशमेंट होती थी। 2 इयर्स की पनिशमेंट तब जब आप जिंदा बच से जाते थे, जिंदा बच गए तो आपको 2 साल की पनिशमेंट, पर अब आज के टाइम पर जेल में नहीं डाला जाता है, अब कोई भी इम्प्रिजमेंट कुछ नहीं दिया जाता। अब सीधे ये होता है कि भाई अगर ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो उनकी सिटिंग्स, काउंसलिंग और वो सब चीजें करवाई जाती हैं अब, ठीक है। उन काउंसलिंग से उस पर्सन को कहीं ना कहीं उस मेंटल ट्रोमा से बाहर निकाला जाए। और सही बात भी है, एक तो आदमी बेचारा परेशान है, उसने आत्महत्या अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद फिर आप उस पर्सन को मतलब जेल में भी डाल दो, वो तो बेचारा और ज़्यादा वीक हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि, और सबसे पहले इसके अगेंस्ट क्या, ईयर 2014 में सबसे पहला कानून यही बना था, 2014 में, बाय द नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला कानून यही बनाया था जब वो पावर में आए थे, कि जो आत्महत्या की वजह से जो लोगों को सजा हो जाती है वो सजा खत्म कर दी। और उसकी जगह पर क्या किया कि लोगों को पर्सनल असिस्टेंस दिया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल करवाए कि भाई तुम काउंसलिंग करवाओ, ये सब करवाओ, बट एटलीस्ट आत्महत्या मत करो। भाई सीधी सी बात है, क्लियर है। तो यहां पे आपको जीवन जीने का कंप्लीट अधिकार है। बट अब यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तुम तो डिफेंस वाले बच्चे हो, तुम बोलोगे सर जीवन जीने का अपना अधिकार है तो फिर हम अपनी मर्जी से हेयर कट क्यों नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? रीजन, रीजन क्योंकि वहां पे कुछ आपके अधिकार जो हैं वो आपके खत्म कर दिए जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते सर मेरे पास जीवन जीने का अधिकार है, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे वहां जाऊं। नहीं जा सकते आप। आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, जिस दिन आप वर्दी पहनते हो, जिस दिन आप कसम लेते हो, उसी दिन आपके वो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हो, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तब आपके पास वो एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। वेल फिर आता आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सिंपल सी बात है, इसे बाद में जोड़ा गया था बाय द 86th अमेंडमेंट। बाय द 86th अमेंडमेंट किसके लिए? 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, 6 to 14 ईयर्स की एज के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए। किसके लिए? 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। यहां पर इसको क्या किया गया था? एड ऑन किया गया था। ड्यूरिंग अटल जी इसको जोड़ा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक चलाया गया था यहां पर, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, जिसका नाम था
सर्व शिक्षा अभियान, है ना, क्या था, सर्व शिक्षा अभियान। अगर मे भी शायद तुम लोगों को याद नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा वो बताता हूँ, तुम लोगों को फील होगा, अपने पेरेंट्स से जाकर पूछना, तुम लोगों के जो पेरेंट्स होंगे उनसे जाकर पूछना, पापा आप जब स्कूल थे कॉलेज में थे तो आपके टाइम पर एक गाना चलता होगा, कौन सा गाना, स्कूल चले हम, ठीक है, तो एक गाना चलता था स्कूल चले हम। अगर तुम लोगों को सुनना है तो यूट्यूब पर जाना और तुम उस गाने को सुनना, ठीक है, स्कूल चले हम। उस समय का एक ऐसी मेलोडी तैयार की गई थी, वो ऐसी मेलोडी तैयार की गई थी और हर लैंग्वेज में तैयार की गई थी, नॉट इवन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, हर भाषा में उस गाने को करा गया था ट्रांसलेट। और लिटरली उस समय के हर पर्सन का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से एक था, फेवरेट मेलोडीज में से एक था, ठीक है। तुम लोग आज के टाइम पर तुम लोग जो देखते हो ना, गांव के एरिया में एक तुमने लोगो देखा होगा कि एक पेंसिल बनी होती है इस तरीके की, है ना, इसके नीचे लिखा होता सर्व शिक्षा अभियान और यहां पर दो बच्चे बैठे हुए हैं इस तरीके से, है ना, एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं इस तरीके से। वो जो तुम लोगो देख रहे हो ना, वो एक्चुअल में इसी टाइम पर डिजाइन किया गया था सर्व शिक्षा अभियान का। इसी समय पर एक कार्टून बनाया गया था, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स को याद रहोगा या फिर हो सकता है अगर तुमने भी बचपन में सुना होगा तो तुमको भी याद होगा, ठीक है, तुमने भी सुना होगा। एक कार्टून बनाया गया था मीना और राजू की कहानी, आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है मीना और राजू की कहानी, ठीक है, तो तुम लोग अगर वो देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। मीना और राजू की जो कहानी थी वो एक्चुअल में इसी टाइम पर बनाया गया था, इसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। वेल ईयर 2002 में इसको लाया गया था, मैं आपको बता ही चुका हूँ 86 अमेंडमेंट के थ्रू इसे लाया गया था। कब, 86 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, रेवोल्यूशन थी, जिससे हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज expanded to the include the right to education because of the decision of the Supreme Court in the case, कौन से केस में ये डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्नई कृष्णन एंड आंध्र प्रदेश, गोविंद एंड स्टेट मध्य प्रदेश, परमानंद खट्टर एंड यूनियन ऑफ इंडिया, या चमेली सिंह और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सा केस है। हाँ भाई बताओ, अब तुमने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा, है ना। देखो जब भी इस तरीके के केस पूछे जाएं तो इसमें बहुत सारे केस आते हैं, जैसे आप लोगों ने आज के टाइम पर भी सुना होगा, एक तो आता है तमिलनाडु वाला, एक आता है मोहिनी जैन केस, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला केस कौन सा लिखोगे तुम लोग यहां पे, मोहिनी जैन केस, कौन सा, मोहिनी जैन केस, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और जब भी पूछा जाएगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है। इसी केस में आगे बढ़कर, जब क्योंकि इस वाले केस में, मोहिनी जैन वाले केस में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया था, फिर उसके बाद क्या होता है, एक और केस आता है, वो आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये होता है अराउंड 1993 के आसपास का केस था, ठीक है। इस केस के बाद फाइनली ये चीज डिसाइड हुई, क्योंकि इसका डिसीजन बहुत बाद में आया था चलकर, इस केस में जाकर फाइनली ये चीज डिसाइड होती है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो 14 साल तक की उम्र तक, अगर आप 14 साल की उम्र से कम हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट को बोल सकते हो भाई मेरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी तुम्हारे सामने कि हाँ भाई ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोगों ने इवन ये भी नोटिस किया होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL डाली गई थी,
ठीक है। जनहित याचिका जिसको कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसके लिए? स्कूल की टाइमिंग के लिए। किसके लिए? स्कूल की टाइमिंग के लिए, कि भाई ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, ठीक है, सुबह सुबह आप स्कूल खुलवा रहे हो, हमारे लिए इतनी दिक्कत होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के इतने पॉल्यूशन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे आ रहे हैं, हमारे लिए क्या दो यहाँ पर, रिलैक्सेशन दो। बाकी जितने ऑफिसेज हैं वो सब चीज़ें वो सब चल रही हैं इतने बजे, सिर्फ हम ही क्यों इस तरीके से रगड़े जा रहे हैं? तो बच्चों की उस पीआईएल पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, मतलब ध्यान दिया, अब बोला यार बात तो सही है, जब सबके लिए पॉल्यूशन है, हम लोग छुट्टी कर रहे हैं पॉल्यूशन के नाम पे, तो बच्चों की छुट्टी क्यों नहीं कर रहे? बोल दिया गया कि जब तक AQI लेवल इतना ज्यादा है तो बच्चों की इस समय पर क्या कर दो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दो। क्या कर दो? कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी सिटी में, आपके शहर में कभी भी आपका AQI लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके एरिया का जो DM होता है वो तुरंत बोलता है भाई स्कूलों में छुट्टी कर दो फिलहाल 4-5 दिन की, है ना। तो ये छुट्टी होती है किस लिए होती है? इसीलिए कि AQI लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब फिर बच्चों को वापस बुलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो शिक्षा का अधिकार है ये बहुत बड़ा है। आप साफ कह देते हो कि भाई मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप मुझे स्कूल बुला रहे हो, जिंदा बचूंगा तभी तो पढ़ाई करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है बात तो सही है भाई, बच्चे को जाने दो, छुट्टी कर दो अभी बच्चों की। बच्चे थोड़ी हैं, नाजुक नाजुक से फूल है ना, एकदम पंखुड़ियों जैसे, फूल की पंखुड़ियों जैसे फूल है ना, एकदम नाजुक से। और बात भी सही है, आज के टाइम पर बच्चे डिमांड भी करते हैं, क्यों ना करें। जब तुम स्कूल जाते थे उस टाइम पर इतना AQI लेवल होता ही नहीं था, अब ज्यादा होता है क्योंकि अब तुम बड़े हो गए, तुम गाड़ियां चला, तो बेचारे छोटे बच्चे को थोड़ी मिलती हैं गाड़ियां, वो तो बेचारा पॉल्यूशन में परेशान होता है। चलो फाइनली, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द सर्टेन केसेस, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित यहां पर बात कही जा रही है कि भाई किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कब। अच्छा यार एक चीज तो मैं बतानी भूल गया, सॉरी, आर्टिकल नंबर 21, यहां पर भी सेम कंडीशन है, इसके साथ भी क्या कंडीशन है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी क्या रहेगा आपके लिए, आर्टिकल 21 भी क्या रहेगा आपके लिए, वैलिड रहेगा। आर्टिकल 21 मतलब 21 और 21A दोनों ही आपके लिए वैलिड रहेंगे। इट मींस अब आपके सामने दो आर्टिकल आ गए, कौन कौन से, एक आपका आ गया 20 और एक आ गया 21, ये दोनों ड्यूरिंग इमरजेंसी भी हमेशा जीवित रहते हैं, बाकी सारे के सारे आपके जो अधिकार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है कब, जब इमरजेंसी लगाई जाए, जब इमरजेंसी लगाई जाए। क्लियर है? वेल, आर्टिकल नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, नो पर्सन हु इज अरेस्ट शैल बी डिटेन्ड टू द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर आप डिटेन कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना, वारंट रिलीज करना पड़ेगा। क्या वारंट रिलीज करना पड़ेगा उसके नाम पर, उसे बताना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसे कि भाई देखो तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, ये रहा वारंट, है ना। और अगर उसे वारंट नोटिस किया है तो उसके पास भी क्या है, अपना अधिकार है अपने बचाव के लिए। बचाव का अधिकार क्या है कि वो अपने लिए डिमांड कर सकता है, क्या, लीगल हेल्प, क्या कर सकता है वो अपने लिए डिमांड, लीगल हेल्प डिमांड कर सकता है, किसी प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है, अगर उसके पास कोई अवेलेबल प्रैक्टिशनर है तो उसको बोल सकता है भाई आकर बचा, है ना, आकर बचा, चाहे तो प्रायर
कोर्ट से क्या ले सकता है? छूट ले सकता है। अब सोचो कितनी अजीब सी बात है, कोई पर्सन इंडिया में रेप कर दे, कत्ल कर दे, ये सारे काम कर दे, ये सारे काम कर दे, और उसके बाद वो कोर्ट में जाकर बोल दे कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात है, ये लोग मेरे अगेंस्ट छूटा केस बना रहे हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मुझे पहले से क्या कर दो, जमानत दे दो। पुलिस आएगी, भाई आपके पास आपके नाम पर वारंट, आपको चलना होगा। वो कहेगा मेरे पास जमानत के कागज पहले से देख लो। पुलिस वाले उसे छू भी नहीं सकते। तो हमारा कानूनी व्यवस्था ऐसी है ना कि उसको इस्तेमाल बिल्कुल क्रिमिनलाइज किया जाता है ना। कानून को क्या बिल्कुल एकदम क्रिमिनलाइज करके इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहकर भी नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट कुछ। आप इसका ना एक बहुत अजीब सा और बड़ा ही क्या बोलते हैं, दिल तोड़ने वाला आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। वैसे तो मैं आपको कई सारे इंसिडेंट बताता हूं, पर सुप्रीम मतलब खैर इंडिया की जुडिशरी के अगेंस्ट तो मेरे वर्ड्स बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूं बिहार का। बिहार गवर्नमेंट का एक केस बताता हूं आपको, बिहार गवर्नमेंट का नहीं, सॉरी, बिहार के जुडिशियल सिस्टम का एक केस बताता हूं। बिहार में पुलिस वालों ने एक पर्सन को गिरफ्तार किया। उस पर्सन के अगेंस्ट में केस क्या था कि एक लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लगातार उसका पीछा करता था, उस लड़की को परेशान करता था, ये सारी चीज़ें थी। सोच रहे हो कितना सीरियस केस है ये। उस पर्सन को पहले जेल में डाला गया, पुलिस वालों ने उसके अगेंस्ट में जो भी था 1 महीने 2 महीने वो जेल में रहा। उसके बाद कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने बोल दिया कि आप हमें सबूत दो कि किस आधार पर इसको गिरफ्तार करके रखा जाए। पुलिस वालों ने बोला अरे सर ये सब काम कर रहा है, अभी सबूत इकट्ठा करने में बाकी चीज़ों में टाइम लगेगा, एकदम से थोड़ी हम कर पाएंगे, तुम सोच नहीं सकते। कोर्ट ने उसे बोला कि ठीक है जमानत पर इसे रिहा कर दो। ठीक है, जमानत क्या लगती है? 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अरे 10 लाख रुपए। मैं कहता हूं चलो 50 लाख रुपए की जमानत, 50 लाख रुपए की जमानत पर तुमने उसे रिहा कर दिया। वैसे जमानत इतनी बड़ी थी नहीं, जमानत वही 50,000 60,000 रुपए की जमानत थी। जमानत पर बाहर आया, बाहर आकर उस आदमी ने क्या किया, उस लड़की की पूरी रैकी की, कहाँ जा रही है क्या करिए, फिर उस लड़की को चुपचाप उठा लिया, उठाकर उस लड़की के साथ 1 महीने तक एक्सप्लॉयटेशन किया उस लड़की का। 1 महीने तक किसी तरीके से पुलिस उसको पूरे एरिया में ढूंढती रही, कहां है कहां है कहां है। 1 महीने बाद वो आदमी मिला, 1 महीने बाद, आफ्टर अ 1 मंथ, 1 महीने बाद वो आदमी मिला। सोचो 1 महीने तक उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया होगा उस लड़की को। 1 महीने के बाद अब उसे वापस से जेल में डाल दिया गया। कोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा? कोर्ट के ऊपर फर्क यह पड़ा बस उसकी 60,000 की जमानत जब्त हो गई, या 50,000 की जमानत थी वो जब्त हो गई बस। पर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पुलिस तुम्हारे सामने बोल रही है कि मत छोड़ो, मत दो जमानत, और तुमने जमानत दे दी बेशर्मों की तरह। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उस लड़की की जो जिंदगी बर्बाद हुई उसकी जवाबदेही किसकी है? कोर्ट की होनी चाहिए ना, पर कोर्ट की कोई जवाबदेही नहीं होती। कोर्ट की एक सिंगल जवाबदेही नहीं है। अब इसका सीधा सा एग्जांपल है अतुल सुभाष वाला केस है। उस पर्सन ने मरते मरते भी 1000 बार बोला कि भाई मेरे अगेंस्ट जो भी केस है, इस केस में सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई है तो जज है, ना कि वकील। कौन है? जज है करप्ट। वकील का अपना काम है, ठीक है, वो तो करेगा ही करेगा, ऊपर नीचे सारी चीजें करेगा, शाम दाम दंड भेद। पर ये जो जज बैठी है ना, ये करप्ट है, ये पैसे मांग रही है मेरे से इन सब चीजों के लिए, मैं कहां से दूं पैसे? सोचो। उसके बाद भी उस जज के अगेंस्ट में नॉट इवन अ सिंगल स्टेप हैज बीन टेकन, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप। समझ रहे हो? और हां, इवन अभी जस्टिस यशवंत वर्मा वाला केस दिल्ली के, आप वो देख लो। अब ऐसे में सीधी सी बात है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस। जस्टिस वर्मा के पास पहुंचेंगे, जी गिरफ्तार करना है आपको, मेरे पास पहले से जमानत है, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं हाई कोर्ट का वकील हूं, सॉरी जज हूं मैं हाई कोर्ट का। सीधी सी बात है।
उनके पास तुम्हें लगता है जस्टिस वर्मा के पास छोटे मोटे प्रैक्टिशनर होंगे? उनके बड़े बड़े प्रैक्टिशनर होंगे भाई। जस्टिस वर्मा ने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में पता बताया क्या है? जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि जिस रूम में वो पैसा मिला है वो रूम सबके लिए कॉमन था, कोई भी व्यक्ति उस रूम में आ जा सकता था, मेरे घर के उस कमरे में कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था, वो सबके लिए ओपन था, कॉमन था। और जिस समय पर वो पैसे मिले मैं घर पे नहीं था, मुझे नहीं पता वो पैसे किसने रख दिए। सोच रहे हो तुम? वेल ये सब तो ठीक है, बट एवरी पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंड किया जा रहा है, कस्टडी में रखा जा रहा है, उसे 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करना होगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है कि अगर आपने कस्टडी में लिया है, ठीक है, तो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, क्या जो जिस ग्राउंड पर आपने लिया है उसे कस्टडी में, क्या वो ग्राउंड सही है नहीं है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अब यहां पर भी मैं तुम्हें एक बड़ा केस बताता हूं, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं, तुम्हें बहुत बड़ा केस दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक ऐसा केस जिस पर खुद जुडिशियल जो जजेस हैं उन्होंने क्वेश्चन उठा रखा है। तुम में से कई लोगों ने सुना होगा DY चंद्रचूड़ जी का नाम। काफी फेमस नाम है, काफी स्मार्ट से, खूबसूरत से दिखते हैं। अभी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। अब तो क्या नाम है, RV गवई आ चुके हैं। यस, स्टीव रॉजर। ये बात भी सही है कि इस तरीके के केस इंडिया में हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो जुडिशरी इस लायक ही नहीं है। आप सोचो, अगर अब ये केस भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। वर्ड्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कि मुझे इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस जो हाई कोर्ट है उसने खुद ही ये वर्ड्स बोले हैं। हाई कोर्ट ने ये बोला है, क्लियरली हाई कोर्ट ने बोला है। सबसे पहली बात तो ये जिस बच्ची का केस था वो 14 साल से छोटी बच्ची थी, एंड आई एम रियली सॉरी, जब मैंने पढ़ा था, सुना था, तो भाई मेरी हार्ट बीट लिटरली फास्ट हो गई थी। क्लियर जज के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि किसी बच्ची के जो पैजामा होता है उसके नाड़े को तोड़ना या खोलना, ठीक है, और उसके कपड़े फाड़ना और प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, ठीक है, अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। लिटरली अगर मेरी आंखों के सामने कोई पर्सन ऐसा करता हुआ भी जरा सा दिख जाए ना, दिख जाए, मैं शायद ही कानून के बारे में सोचूंगा, मैं उस आदमी को बीच में से फाड़ के अलग कर दूंगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर कोई पर्सन यही करता हो, अगर मुझे दिख जाए कहीं पर, जिस चीज के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला कि यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, अगर ये चीज करता हुआ कोई आदमी मुझे दिख जाए तो लिटरली मैं उस आदमी को बीच में से फाड़ के अलग कर दूंगा, ठीक है। ये शर्मनाक स्थिति सिर्फ हमारे ही देश में हो सकती है। सोचो। वेल, तो यहां पे 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है कि किस ग्राउंड्स पे आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या वो सही है नहीं है, कौन डिसाइड करता है? यहां पर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अब मैं यहां पे आपको देता हूं एक बड़ा मजेदार सा केस, बहुत ही बेहतरीन। आप लोगों ने एक महिला का नाम सुना होगा, एक एक्टिविस्ट जिनको हम लोग कह देते हैं, हम लोग एक्टिविस्ट कह देते हैं, जिनका नाम है तस्लीमा नसरीन। काफी बार आप लोगों ने इस महिला का नाम सुना होगा, बहुत सारे एंटी इंडिया जो नैरेटिव्स चले जाते हैं उनके साथ। इस महिला को गिरफ्तार किया गया था गवर्नमेंट और इंडिया के अगेंस्ट, बहुत सारी नेगेटिव एक्शंस के अगेंस्ट। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो ये केस नॉर्मल जगह पर ना चल के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया कि भाई इसको छोड़ो, इसे जमानत दो। तो जमानत दो, जमानत किस ग्राउंड पे दी जाएगी? तो उसके लिए क्या किया गया, DY चंद्रचूड़ जी ने इंस्टेंटली DY चंद्रचूड़ जी ने एक कमेटी बनाई
और बोला उस कमेटी को कि भाई आप ग्राउंड्स डिसाइड करो, क्या जो गिरफ्तारी है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप कोई कमेटी बनाना, कोई पैनल बनाना, और वो पैनल डिसाइड करेगा, सारी चीज़ें देखने के बाद डिसीजन देगा, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए ना। आप सोच नहीं सकते, जैसे ही पैनल ने डिसाइड किया कि नहीं, इन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार रखा जाना चाहिए, इंस्टेंटली जैसे ही ये चीज डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंची, डीवाई चंद्रचूड़ ने विद इन फ्यू मिनट्स दूसरा पैनल बनाया और बोला फिर से डिसीजन लो। सोच लो, इंस्टेंटली तुरंत ही एक और पैनल बना दिया उसी वक्त कि दोबारा से डिसीजन लो। दोबारा जो पैनल बना उसने बोला हाँ ठीक है, क्या कर दो, छोड़ दो। डीवाई चंद्रचूड़ ने तुरंत उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, हाँ लो छोड़ दो। ये इंपैक्ट है, सोचो। और आम आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो लिटरली भाई साहब वो प्रूफ करता रह जाता है, मर जाता है जेल में, पर वो कभी क्लियर नहीं कर पाता कि भाई मुझे गिरफ्तार करना सही है नहीं है। और ये रियलिटी है। इवन आप लोगों ने एक केस भी सुना होगा अभी कुछ टाइम पहले, अभी शायद कुछ दिन पहले का ही केस है, यूपी का ही केस है, शायद ये यूपी का है, पता नहीं बिहार का है, जिसमें 45 साल के बाद एक आदमी को बोला गया बाइज्जत बरी। 45 साल के बाद, 45 ईयर्स के बाद बोला गया है कि बाइज्जत बरी कर दो। 45 ईयर्स के बाद, 45 ईयर्स के बाद बोला गया। अब आप ये सोचो कि उस आदमी की उम्र क्या रही होगी। तुम लोग कहोगे सर 60, 65, 70, नहीं, 104 साल का आदमी है वो। आज के टाइम पर उस व्यक्ति की उम्र 104 साल है। वेल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक आता है। आर्टिकल नंबर 23 हमको कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आप किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। किसके लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए। किसके लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए। आप लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। लोगों को खरीद बेच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, खरीद बेच नहीं सकते। देखो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट करेगी ना तो हम लोग ये कह देंगे कि आप जुडिशरी के अगेंस्ट जा रहे हो, जुडिशरी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पर जुडिशरी खुद गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती रहती है हमेशा। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तब वहां पे मैं आपको डिटेल में ये चीज़ बता दूंगा, समझा भी दूंगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पे समझ लो ये चीज़, ये क्योंकि इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया। बाकी अभी आगे बहुत सारी कहानियां हैं। वेल, तो सबसे पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्सफुल लेबर आपको मना किया गया। फोर्सफुल लेबर में, ठीक है, बैगर और फिजिकल फोर्स दोनों ही मना किए गए हैं। ठीक है, आपके लिए जो वर्किंग आवर्स रखे गए हैं, जो वर्किंग आवर्स रखे गए हैं, ध्यान रखना, आपके लिए जो वर्किंग आवर्स रखे जाते हैं वो आपके कितने रखे जाते हैं, 8 आवर्स रखे जाते हैं। बट पता है यहाँ पे कंपनियां चालाकी क्या करती हैं, चालाकी ये करती हैं, हाँ 8 आवर आपके वर्किंग है प्लस 1 घंटा आपका लंच है। 8 घंटे तो हम आपसे काम करवाएंगे, बीच में जो ब्रेक है ना वो तो आपका 1 घंटा माना जाएगा, वो तो आपका ब्रेक का पीरियड है, वो हटा दो आप। आधे घंटे का ब्रेक, यहाँ पर 8.5 घंटे आपको ऑफिस में रहना, 9 घंटे आपको ऑफिस में रहना, जिसमें से 1 घंटे का ब्रेक है। अब आपको सर ये क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं पता था। बहुत पहले मैंने अराउंड, बहुत पहले, शायद कितने साल पहले, 2000, आज से 2010, 2009, हाँ शायद 2009, जब मैंने तैयारी शुरू की थी उससे कुछ टाइम पहले मुझे ये लगा कि यार मैं ना एक बार कुछ नौकरी वोकरी करके देखता हूँ। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। देन डिसाइड किया कि यार नौकरी मिल कहाँ सकती है, तो पता चला कॉल सेंटर मिल सकती है। उस टाइम पर कॉल सेंटर बड़े फेमस थे, क्योंकि कॉल सेंटर की नाइट लाइफ और कॉल सेंटर ने एक अलग तरीके का ग्लैमर लेकर आ गया था सडनली, क्योंकि बहुत ईजिली जॉब मिल जाती थी, बहुत आसानी से मिल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हर कंपनी में कॉल सेंटर खुले पड़े थे, लोग इजीली कस्टमर केयर सर्विसेज का, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने को तैयार थे। नया नया इंडिया में आईटी सेक्टर आ रहा था, है ना, नया नया
क्रेडिट कार्ड सर्विसेज और ये सब चीज़ें आ रही थी, बैंकिंग सर्विसेज आ रही थी एकदम से, तो लोग कॉल सेंटर ज्वाइन करते थे बहुत आसानी से। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यही होती थी कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, और आपको 9 घंटे काम करना पड़ेगा। आप पूछा सर 9 घंटे क्यों? बोलते 8 घंटे तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, खुद से बोल रहे हैं 8 घंटे काम करना गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। इसमें से आपका 15 मिनट का एक ब्रेक है, फिर 30 मिनट का एक ब्रेक है, फिर 15 मिनट का एक टी ब्रेक है। तो इस हिसाब से आपके 9 घंटे हो गए। सुनने में भी बड़ा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर जब ज्वाइन किया तब पता चला कितनी हार्श रियलिटी होती है। तो आपके वर्किंग आवर्स 8 घंटे होंगे, ये यहीं पर डिसाइड किया जाता है ना। सैलरी आपको अकाउंट में मिलेगी, आपके खाते में मिलेगी, वो सब चीज़ें यहीं पर आती हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है क्या? आपके लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर सॉरी इंडस्ट्रियल एक्ट, है ना, लेबर लॉ, ये सब इसी का पार्ट है, ये सब इसी का पार्ट है। क्लियर? इसके अलावा कंपनी एक्ट जो आता है वो भी इसी का पार्ट है। ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की मजदूरी से बचाया जा सके। फिर आता है आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस यहां पे लिखा जरूर है, और यहां पर जो एज दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो एज दी गई है, ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एज दी गई है 14 ईयर्स दी गई है। बट हम इसे 14 ईयर्स नहीं मानते, हम इसको जो मानते हैं वो 18 ईयर्स मानते हैं। क्या मानते हैं? 18 ईयर्स मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? 18 साल ही मानते हैं। 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा काम करता हुआ मिलेगा तो पनिशेबल माना ही जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, किसी भी बच्चे को आप कैसी जगह पर नहीं लगा सकते? फैक्ट्री में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। माइनिंग और हैजार्ड प्लेसेस पे नहीं ले जा सकते। अब सबसे बड़ी बात क्या है? हैजार्ड प्लेसेस मानी कैसे हो जाएगा? कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आपका शारीरिक या मानसिक शोषण हो सकता है। कोई भी ऐसी जगह, हैजार्ड एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपका फिजिकल या फिर मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? हैजार्ड प्लेसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? हैजार्ड प्लेसेस कहेंगे। बात समझिए। अब इसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो सुनने में आपको अपने आसपास का लगेगा। भाई देखो, सीधी सी बात है, आप लोग कई बार बाहर जाते होगे घूमने के लिए, आपके घर में छोटे बच्चे भी होते होंगे। जब आप बाहर जाते हो घूमने के लिए, कहीं पर भी कुछ काम कर रहे होते हो, तब आप लोग नोटिस करते हो किसी होटल वोटल में कहीं छोटा बच्चा आता है टेबल वेबल साफ करने के लिए। सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो आपकी गोद में एक छोटे बच्चे को देखता होगा कि वो अपनी मस्ती में खा रहा है, अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीज़ें मंगवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वहीं पर वो बच्चा उसी उम्र का सिर्फ और सिर्फ टेबल साफ करने का काम कर रहा है, आपकी झूठन साफ कर रहा है। कहीं ना कहीं उस बच्चे को लगता होगा ना बुरा, है ना, लगता होगा ना बुरा। मेंटली उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, नेगेटिव इंपैक्ट, है ना। तो ये जरूरी चीज है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए, समझे, जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी जगह जो हैजार्ड प्लेस है, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइनिंग हो, या और भी कोई ऐसी जगह है जो कि लोगों के ऊपर इस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, तो फिर भाई ध्यान रखना है, उसको आप लोग क्या हैजार्ड प्लेस के अंतर्गत रखोगे। इसीलिए घर में जब भी कोई ना काम करने के लिए रखा जाता है तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि वो कोई कम उम्र का व्यक्ति ना हो, कोई कम उम्र का लड़का या लड़की ना हो,
वेल यहां पर एक क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ इमरजेंसी। तो आप क्या बताओगे, राइट टू स्पीच, रिलीजियस इक्वालिटी या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कौन सा राइट लगाओगे यहाँ पे भाई? सीधी सी बात है, तुम लोग सीधे मुंह खोल के क्या बोलोगे, आंसर डी इज राइट, है ना। फिर आगे क्या है, आगे आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन केवल यहां पर दो ही राइट्स आते हैं, एक 23 एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहां से आ गया यार? अभी तो किया है हम लोगों ने कवर, रिपीट हो रहा है क्या ये? सॉरी रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हटा दो इसे। ठीक है, यहां पर एक और क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद इन अ रिस्पेक्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन सा यहां पे सही है? हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with respect of right against exploitation? Prohibition of the traffic of the human being and forced labor, freedom as a payment of the taxes for the promotion of the particular religion, protect the interest of the minority and equality before a law। तो भाई करेक्ट कौन सा होगा आपका? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 25। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसके, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड यहां पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा बहुत चुभेंगी, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहां पर आके हर कोई अपने अपने मतलब से अलग हो जाता है। ठीक है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो जाता है, अपने आप को अलग से प्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, यहां पर आकर सबकी जो होती है ना भावना होती है इंडियन वाली, वो इंडियन और भारतीय वाली भावना टूटने लगती है। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले आपको एक फ्रीडम दी गई है कि आप जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हो, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उसे प्रमोट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। बट इन सब चीजों में एक चीज का ध्यान रखना, आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते या फिर मिसलीड नहीं कर सकते, ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। एक तरह से मतलब यह है कि आप अगर कोई वर्सन अपनी इच्छा से किसी रिलीजन को अपनाने को तैयार है, अपनी इच्छा से अगर कुछ करने को तैयार है, अपनी इच्छा से किसी को फॉलो करने को तैयार है, तो ठीक है, ठीक है, बट आप उसको क्या नहीं कर सकते, यहां पर फोर्स नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? क्या नहीं कर सकते? फोर्स नहीं कर सकते किसी को। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता चल गई यहां पे आर्टिकल नंबर 25 कि आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहा है, किससे? रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर। जैसे चाहे वैसे रिलीजियस प्रैक्टिस करो, जैसे चाहे वैसे रिलीजियस प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, आप चाहो तो दिन में 1 बार नमाज पढ़ो, आप चाहो तो कभी भी नमाज ना पढ़ो, आप चाहो तो व्रत रखो, आप चाहो तो व्रत ना रखो, आप चाहो तो दिन में केवल 1 बार पूजा करो, ठीक है, आप चाहो तो दिन में 3 बार पूजा करो। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? फ्रीडम है ना। कुछ लोग नवरात्रे के 9 के 9 व्रत रखते हैं, कुछ लोग नवरात्रे के केवल पहले और आखिरी व्रत रख लेते हैं, छूट मिल जाती है ना। कुछ लोग रोजे का केवल पहला दिन रखते हैं, कुछ लोग सारे रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं रखते रोजे। मिलती है ना फ्रीडम, है ना, कि मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने नहीं रखे रोजे। क्लियर? क्या है? कंप्लीट फ्रीडम है आपको यहां पर, जैसे चाहे वैसे आप क्या करोगे, फॉलो कर सकते हो। फिर आता है आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस
अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात हो रही है, ठीक है, कि आप अपने रिलीजियस जो भी अफेयर्स होंगे उनको मैनेज कैसे करोगे, उनको मेंटेन कैसे करते हो, एक तरह से बोला जाए तो। अब ध्यान से समझना क्या क्या है। हर एक रिलीजन की अपनी अलग क्या है, आइडियोलॉजी है। हर रिलीजन के अपने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने अलग तरीके के क्या हैं, बिलीफ्स हैं, है ना। है ना। अब उन बिलीफ्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं, है ना। वो उन थॉट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको हेल्प चाहिए, और लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूट्स। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट कैसे हो सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस से हो सकते हैं। अब यहां पर भी बहुत डिस्प्यूट है, बताऊंगा। दूसरी चीज, मैनेज देयर ओन अफेयर्स। आपके जो भी कस्टम्स हैं, रिलीजियस कस्टम्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, अफेयर्स हैं, उनको आप जैसे चाहे वैसे फॉलो कर सकते हो। जैसे चाहे वैसे फॉलो कर सकते हो। क्लियर। और क्या कह रहा है, टू ओन एंड एक्वायर्ड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। आप मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी यहां पे एक्वायर कर सकते हो। मतलब कोई बिल्डिंग, ठीक है, कोई जमीन, ठीक है, कोई ट्रस्ट बनाना है तो उसके लिए बिल्डिंग खरीद ली है, या बिल्डिंग बना ली है, ठीक है, गौशाला बना ली है, मदरसा बना लिया, ये सब चीजें। बट यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, क्या, कि अगर वहां पर गवर्नमेंट हेल्प मिल गई आपको, गवर्नमेंट फंड मिला आपको, और उस गवर्नमेंट फंड से अगर आपने कुछ किया है, तब वो जगह, वो प्लेस, वो संस्था रिलीजियस नहीं रह जाएगी। तब वो प्लेस, वो संस्था, वो जगह रिलीजियस नहीं रह जाएगी, रिलीजियस नहीं रह जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट फंडेड नहीं होनी चाहिए, बट नॉट गवर्नमेंट फंडेड। अब यहां पे बिल्कुल सही बात है, प्रथम कि सर इस हिसाब से तो वक्फ बोर्ड, बिल्कुल सही बात है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल आता है, एस्टेब्लिश करने का अधिकार है, सब कुछ है। वक्फ बोर्ड अपनी चाहे वैसे काम कर सकता है, पर जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, क्या वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है विदाउट नोटिस, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन? नहीं कर सकता। हां बिल्कुल खोल सकते हैं, सामंत बिल्कुल खोल सकते हैं बेटा, सामर्थ बेटा बिल्कुल खोल सकते हैं, उनके पास भी छूट है, ठीक है, क्लियर है। तो वक्फ बोर्ड बिल्कुल उनके पास अधिकार है, वो यहां पर बोर्ड स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी मैंने एनडीए में करंट अफेयर की क्लास ले रहा था, वहां पर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर ये सारी चीजें हैं तो इसमें हमारा जो आर्टिकल 26 है उसके अकॉर्डिंग तो सारे राइट्स मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, बात बिल्कुल सही है,
बट प्रॉब्लम क्या है कि वक्फ बोर्ड के थ्रू जितने भी काम किए गए हैं, क्या कोई भी एक आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि वक्फ बोर्ड ने क्या काम किया है? वक्फ बोर्ड ने कितने मदरसे ओपन किए हैं? क्या किसी के पास कोई नंबर है, कोई फिगर है? वक्फ बोर्ड ने कितने मदरसों के टीचर्स को एक्वायर किया है? वक्फ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटी शुरू की हैं? वक्फ बोर्ड ने कितने हॉस्पिटल शुरू किए हैं? नो, नॉट इवन अ सिंगल फिगर। किसी के पास कोई भी सिंगल डेटा नहीं है। और वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है? 1.2 लाख एकड़। 1.2 लाख एकड़, 1,20,000 एकड़ की जमीन है आफ्टर द रेलवे एंड आर्मी। और उससे इनकम कितनी जनरेट हुई? अगर मेरे पास 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती और मैं अगर हर किसी से भी 1-1 लाख रुपए लेता एज अ रेंट, हर 1 एकड़ पर अगर 1 लाख रुपए रेंट लेता, तो मेरे पास 120 करोड़ रुपए आते हैं। आपको लग रहा है सर ये छोटा अमाउंट है? भाई बहुत छोटा अमाउंट है। 1,20,000 एकड़ जमीन का होना और उससे केवल 120 करोड़ रुपए आना, 120 करोड़ रुपए एनुअल इनकम आना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। और यह बात भी सही है, वक्फ बोर्ड ऑलमोस्ट जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, मेजर जो मेजर कंट्रीज हैं, एक्चुअल में अगर हम लोग देखें जहां पे मक्का मदीना है वहां पर भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वक्फ बोर्ड उन्हीं देशों में रह गया जो बैकवर्ड देश हैं, बैकवर्ड कंट्रीज हैं। क्या हम बैकवर्ड हैं? नहीं भाई, हम 2047 को तक अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन बनाने वाले हैं और हम आज भी ऐसी चीजों को लेकर चल रहे हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब ये कि नो नीड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजन। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को क्या नहीं करेगी? सपोर्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट नेवर सपोर्ट एनी रिलीजन मींस क्या नहीं देगी? फंड्स नहीं देगी। क्या नहीं देगी? फंड्स नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, बजट में से कोई पैसा नहीं देगी, है ना? बजट में से कोई पैसा नहीं देगी। बट अब यहां पर आता है डिस्प्यूट। आर्टिकल नंबर 27 के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या आता है? जैसे कि अभी तक हज सब्सिडी दी जा रही थी। क्या हज के लिए सब्सिडी दी जा रही थी? अब अगर गवर्नमेंट अगर फंड दे नहीं रही है तो फिर अब यहां पर भी एक डिस्प्यूट आता है कि भाई ठीक है, तो टेंपल से ले क्यों रही है? जितने भी मंदिर हैं उनसे ले क्यों रही है? और मंदिरों से थोड़ा बहुत नहीं ले रही है, करोड़ों रुपए का पैसा ले रही है गवर्नमेंट, करोड़ों रुपए का पैसा ले रही है, करोड़ों रुपए का पैसा ले रही है, छोटा मोटा नहीं, करोड़ों रुपए का पैसा गवर्नमेंट वहां से ले रही है। और उन टेंपल्स को डेवलप कर रही है? नहीं कर रही है। गॉड टेंपल्स के ऊपर पैसा लगा रही है? नहीं लगा रही है। उन टेंपल्स के पैसे से क्या कुछ और काम किए जा रहे हैं। जब आप प्रमोट नहीं करें तो फिर वहां से ले भी कैसे सकते हैं और टैक्स कैसे ले सकते हैं? तो उसको लेकर डिस्प्यूट है ना।
कि भाई अगर आप ले रहे हो तो फिर खर्च भी करो। अभी रिसेंटली साउथ इंडिया में आपने देखे होंगे ये सारे केसेस आए थे बहुत सारे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में तो स्पेशली ये केस हुए थे। कर्नाटक में तो ये तक डिसाइड किया गया था कि पर्टिकुलर जो टेम्पल्स हैं, हर टेम्पल को डिसाइड किया गया इतना अगर इनकम आ रही है तो इतना पैसा लेंगे, इतनी इनकम आ रही है तो इतना पैसा लेंगे। दूसरी चीज, हज सब्सिडीज क्यों दी जा रही हैं? फिर इसके अलावा गवर्नमेंट माइनॉरिटी फंड क्यों बना रही है ना? भाई जब आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसा नहीं दे रहे तो फिर अलग से माइनॉरिटी फंड क्यों दे रहे हो? ये तो गलत है। अब आप कहोगे सर बट पिछड़े हुए जो रिलीजन है, जिन रिलीजन्स की काउंटिंग कम है, उनको तो देना बनता है, उनको तो सपोर्ट करना बनता है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात है। इंडिया में लोग कहते हैं कि कोई भी पर्सन जिनकी मतलब कोई भी रिलीजन जिसकी पॉपुलेशन 20% से कम है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। भाई ये डेफिनेशन कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, सॉरी, ये डेफिनेशन कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, कहीं पर भी रिटन फॉर्मेट में नहीं है, ये सिर्फ बना दी गई है 20% वाला आंकड़ा। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन, अकॉर्डिंग टू यूएन, अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की जो काउंटिंग है वो 1 से 5% के बीच है ना, तो उसको माइनॉरिटी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1 से 5% अगर लोगों की जनसंख्या है तो उसको माइनॉरिटी बोलता है, 20% को कोई माइनॉरिटी थोड़ी बोलेगा। समझ में आई बात? तो इंडिया में अगर माइनॉरिटी है तो वो कौन है? वो बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, ठीक है, सिख हो सकते हैं, ठीक है, पारसी हो सकते हैं, ठीक है, बट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर नॉट अ माइनॉरिटी इन इंडिया, वो माइनॉरिटी नहीं है। अब ये किया क्यों जा रहा है? तो उसके पीछे सीधा सा रीजन है, वोट बैंक वाला, आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, उसका फायदा उठाने के लिए, है ना? किसके लिए? वोट बैंक के लिए। अब देखो बहुत सीधी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी के लिए फंड रिलीज करती है। अब आप बहुत लॉजिकली सोचो, कुछ लोग मे बी शायद हो सकता है अभी तक की सारी बातों से मेरे से नाराज होंगे, हो सकता है कोई नाराज हो सकता है बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हो, बोलते हो सर आप सही कह रहे हो, बट मैं तुम्हें यहाँ पे एक बड़ी ना अजीब सा तुम्हें एक फिगर दे रहा हूं। माइनॉरिटी फंड्स आते हैं, इस माइनॉरिटी फंड में से आपने से बहुत सारे लोगों को देखा होगा फंड्स के लिए बात करते हुए। क्या आप लोगों ने अपने देश में कभी भी जैन लोगों को देखा है कि भाई हमारे लिए फंड अलग से रखो, हमें फंड दो? कभी देखा है? और चलो जैन लोगों की बात अलग रखते हैं, पारसी लोगों को देखा है कभी फंड के लिए बात करते हुए, डिमांड करते हुए? इवन अ सिंगल टाइम कहीं इन लोगों को देखा है कि हमारे लिए अलग से फंड रखो, हमारे लिए पार्लियामेंट में अलग से सीटें रखो? कभी भी नहीं देखा होगा। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, इंडिया में जितने टैक्स पेयर्स है ना, उन सबको एक तरफ रखो और इनको एक तरफ रखो, लिटरली इनको एक तरफ रखो, आपको एहसास हो जाएगा कि ये माइनॉरिटी होकर भी देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, ठीक है, रिलीजन के नाम पर, बट एक्चुअल में देश के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं। कहीं आपने इनको देखा हाथ फैलाते हुए? किसी एक सिंगल जगह पर देखा हो आपने? ये हैं असली देशभक्त लोग। आज के टाइम पर आप और मैं जिंदा है ना, हमें कोविड की वैक्सीन मिल गई थी ना, किसकी वजह से मिली? साइरस पूनावाला। कौन है साइरस पूनावाला? पारसी। कौन है साइरस पूनावाला? पारसी है। गवर्नमेंट ने उसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया था ना, दवाई हर व्यक्ति तक पहुंचाई ना, फ्री में पहुंचाई ना। आप चले जाओ दूसरे देशों में, आपको पता चलेगा दूसरे देशों में सेम यही मेडिसिन 800, 1000, 2000, 3000 रुपए में लग रही थी, सॉरी। और हमने ना केवल अपने देश के लोगों को फ्री में दी, उसके साथ साथ कई और देशों को भी फ्री में मेडिसिन बांटी। सिर्फ एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन, साइरस पूनावाला,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद है? भूले तो नहीं होगे? याद है ना सब लोगों को? दिक्कत क्या है, हम एज अ नेशन खड़े ही नहीं होते, है ना? एज अ नेशन हम लोग खड़े ही नहीं होते कभी साथ में। हमारे साथ दिक्कत ही सबसे बड़ी यही है। हम लोग जब भी अपने आप को देखते हैं शीशे में, एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो हाँ भाई 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 भाई, दोस्त 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 दोस्त, अंदर हमारे कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये बड़ा कड़वा सच है हमारे देश का। वेल, फ्रीडम फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अटेंडिंग अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड इंस्टीट्यूट्स। अब देखो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने का आपका क्या है, पूरा कंप्लीट राइट है। बट क्या आपको फोर्स किया जा सकता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए? नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नो रिलीजियस इंस्टीट्यूट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली द मेंटेन देयर ओन स्टेट फंड। अगर कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जिसे स्टेट फंडेड है, क्या है, स्टेट फंडेड है, तो वहां पे आप रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दे सकते। अब फिर से यहां पे वही बात आती है, लोग बोलेंगे यहां पे सर आप गलत बता रहे हो, बट अब यहां पर आपको मानना पड़ेगा, स्टेट फंड अगर आपको कहीं पर भी दे दिया गया है, कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट ने आपको फंड दिया है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, अब यहां पर केवल एक ही बात आती है, किसकी? मदरसों की, क्योंकि मदरसास को ही दिया जाता है। जितने भी मदरसाज हैं उनमें जब भी फंड दिया जाता है, मैंने यहां पे क्या बताया भाई, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती, किसी भी रिलीजन को फंड नहीं दे सकती, बट अगर किसी को भी फंड दिया है, फॉर एग्जांपल मदरसाज को दिया है यहां पे फंड, किसको दिया है? मदरसाज को फंड दिया है। अगर मदरसाज को फंड दिया है गवर्नमेंट ने, तो भाई बहुत सीधी सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, अगर फंड दिया है तो वो क्या रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर फंड दिया है तो वो रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। इन दैट केस दे आर नो मोर रिलीजियस इंस्टीट्यूट, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास केवल और केवल प्राइवेट फंड है, क्या है? प्राइवेट फंड है, तभी आप क्या कर सकते हो? फॉलो द रिलीजियस प्रैक्टिस, कर्नाटक में एक लड़की कॉलेज के अंदर हिजाब पहन के आई थी, केस सुना होगा, कॉलेज ने साफ बोल दिया हम लोग ये सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, भले ही हमारा इंस्टीट्यूट प्राइवेट है बट हमारी अपनी एक डिग्निटी, हमारा अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है। चाह कर भी कर्नाटक हाईकोर्ट कुछ नहीं बोला, सीधा बोला जो इंस्टीट्यूट कहेगा वो ही माना जाएगा। नो मोर रिलीजियस ड्रेस मींस नो मोर रिलीजियस ड्रेस। लोगों ने उस लड़की को एकदम बुलंद दिखाया, अरे यार वो देखो लड़की कितनी बड़ी बात कर रही है। सेम उसी लड़की के इंस्टाग्राम पर स्कर्ट्स में, टी शर्ट्स में, शॉर्ट्स में वीडियोस पड़े हुए थे, फोटोज पड़े हुए थे। इंस्टेंटली उस लड़की ने सारे के सारे वो फोटोज हटाए, है ना? तो अजीब बात है ना, है ना? अजीब बात है। अब यहां पर फंड से क्या मतलब है समझ लो, यहां पर फंड से क्या मतलब है। एक होता है आप रजिस्टर्ड हो, क्या हो? रजिस्टर्ड हो। एक में जहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर फंड ले रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, फंड्स ले रहे हो गवर्नमेंट से, तो भाई कंडीशन यही आएगी, रजिस्टर्ड हो, आपने फंड्स लिए हैं, तो 100% है आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी।
ठीक है, आपके टीचरों की सैलरी गवर्नमेंट बजट से जा रही है, गवर्नमेंट के थ्रू जा रही है, तो भाई आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट आपसे कहेगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। वेल यार, इसके बाद वाला पॉइंट अभी एक बचा हुआ है हमारा, आर्टिकल 29, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा था आज हम खत्म कर देंगे, बट टॉपिक वॉज वेरी इंटेंस एंड वेरी लॉन्ग, तो वी कांट। नेक्स्ट क्लास में इसे करते हैं कवर, ठीक है। सेम फॉर क्रिश्चियन स्कूल्स, पर क्रिश्चियन स्कूल्स ज़्यादातर गवर्नमेंट बजट से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट फिर कंट्रोल करेगी, तो इसीलिए वो अपने आप को कॉन्वेंट बना के रखते हैं, बाहर से फंड्स लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज से फंड उठाते हैं वो लोग। तो फिलहाल आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।